हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और ज़्यादातर बच्चों से मांग हो रही थी कि सर नेट के लिए कुछ ऐसा बताइए कि कम से कम समय में हम अच्छा प्रश्न कर सकें। तो आइए आज हम कुछ आपको बताते हैं कि जिससे आप 10 से 15 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न स्कोर कर सकें। तो आज हम नाटक पे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। बस आप उस पर जो है कि ध्यान दीजिए और उस पर जो है कि जो भी आपके पास स्रोत हों वहाँ से अच्छे पढ़ के आप अच्छा से प्रश्न कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नाटक। नाटक को जानते हैं कि संस्कृत में रूपक कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दृश्य काव्य कहते हैं। इसके बाद आपके बच्चन सिंह श्रव्य और दृश्य काव्य कहते हैं। तो आज हम कम से कम समय में इस पे काम करेंगे कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन सके। तो मैं कुछ भारतेंदु के नाटक होंगे, कुछ प्रसाद के नाटक होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु का नाटक आता है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर 1868 में लिखा गया था। विद्या सुंदर कब लिखा गया था? 1868 में। देखिए, भारतेंदु के नाटकों का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो विद्या सुंदर 1868 में लिखा गया था और इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पुत्री का नाम विद्यावती, पत्नी का नाम मन्ना देवी। इसके बाद विद्या सुंदर इन्होंने जो है कि पहला नाटक लिखा जो संस्कृत के चौरपंचशिका, बांग्ला के संस्कृत के चौरपंचशिका के आधार पर लिखा गया है। यह इसका क्रम आप ये जानिए कि 1868 में लिखा गया। फिर इसके बाद आती है आपकी रत्नावली। रत्नावली जो है कि ये इनका अनुदित नाटक है, लेकिन यह क्या था? अपूर्ण था। भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, लेकिन कैसा है? यह अपूर्ण है, जानते रहिए। और इसे किसने पूर्ण किया? बाल मुकुंद गुप्त ने। इसके बाद धनंजय विजय। देखिए, भारतेंदु के नाटकों में यह भी पूछा जाता है कि वह उनका जो नाटक लिखा है क्या है? प्रहसन है कि व्यायोग है कि भाड़ है कि जो है कि नाट्यरासक है? तो यह धनंजय विजय क्या है? व्यायोग है। दुर्लभ बंधु यह भी अनुदित नाटक है इनका, ये भी अपूर्ण था। ये पूछा जाता है कि किस पे लिखा गया था। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो विलियम शेक्सपियर की रचना उसके आधार पर लिखा गया है, ये भी अपूर्ण थी। और इसको जो है रामशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया। फिर इसके बाद आपका आता है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। देखिए, जो है कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह प्रहसन है, यह समाज में इन्होंने व्यंग किया था और जो है कि यह भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक है। यह भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक है। इसमें भारतेंदु ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, पशु बलि इत्यादि पे व्यंग किया है। यह पशु बलि का इस मेन केंद्र इसका कथा वस्तु है कि पशु बलि का विरोध। इसमें इन्होंने पशु बलि का विरोध किया था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह देखिए नेट में पूछा गया है। क्या है? यह प्रहसन है। फिर इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र। अभी जस्ट इसके पहले ही पूछा गया था इस जो अभी आपका पेपर हुआ उसके पहले कि यह किसके आधार पर लिखी गई। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। चंड कौशिक के आधार पर लिखी गई है, जो कि क्षेमेश्वर की रचना है। चंड कौशिक, उसी के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र लिखी गई है। इसमें भारतेंदु जी ने राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी सत्य हरिश्चंद्र में, भारतेंदु जी। इसके बाद प्रेम योगिनी। देखिए, इसका पहले नाम काशी के छायाचित्र या भले बुरे फोटोग्राफर इसका नाम था। फिर बाद में प्रेम योगिनी इसका नाम पड़ता है। इसमें काशी की जो है कि वास्तविक स्थिति को इन्होंने उकेरा है और यह क्या है? यह भी अपूर्ण है। यह भी इनका क्या है? अपूर्ण है। फिर इसके बाद
ध्यान से देखिए आप, बस आपको कैसे पढ़ना है कि कौन प्रहसन है ये जानना है, कौन अपूर्ण है ये जानना है। और इसके बाद यमुना, यमुना का वर्णन जो है कि भारतेंदु ने किस में किया, तो श्री चंद्रावली। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतेंदु जी ने यमुना का वर्णन किस में किया, तो श्री चंद्रावली में। यह इनकी नाटिका है श्री चंद्रावली। इसके बाद जो है कि इसके बाद भारत जननी, भारतेंदु जी का नाटक, नाट्य गीत है। देखिए यही पूछा जाता है, ये सब याद रख लीजिए कि कौन क्या है। ये इनका क्या है, नाट्य गीत है। और रामचंद्र शुक्ल इसे अनुदित रचना मानते हैं। यह जो है कि इनके मित्र भारत माता का बंग भाषा में अनुवाद किए थे, उसी को भारतेंदु जी सुधारते सुधारते फिर से लिख डाले। तो लेकिन जो है कि इसे रामचंद्र शुक्ल अनुदित रचना मानते हैं। भारत दुर्दशा, भारत जननी नाट्य गीत है, ये जरूर याद होना चाहिए। और किसका अनुवाद है, भारत माता, ये भारत माता का अनुवाद है। इसके बाद भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा जो है कि बहुत ही चर्चित नाटक है इनका, भारत दुर्दशा। इसके पात्र पूछे जाते हैं। भारत दुर्दशा नाट्य रासक, ये भी नेट में पूछा गया। ये नाट्य रासक 1880 में लिखा गया था, डेट जानिए, क्रम में आ सकता है। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। यह हिंदी का पहला क्या माना जाता है, राजनीतिक नाटक माना जाता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। अगर उपन्यास की बात की जाएगी तो हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम, प्रेमचंद का प्रेमाश्रम हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसी तरह यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। कौन, भारत दुर्दशा। भारतेंदु जी ने इसे देशवत्सलता का नाटक कहा है। इसी मतलब अपने इस नाटक को इन्होंने देशवत्सलता का नाटक कहा है। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थितियां थी, सबको जो है कि भारतेंदु जी ने इस नाटक में अच्छे रूप से व्याख्यात किया है। और इसके पात्र पूछे जाते हैं इस नाटक के, भारत दुर्दशा के। इसमें भारत पात्र है इसका। फिर इसके बाद अंधकार है, डिसलाइटी है, आलस्य है, सब इसके प्रमुख प्रमुख पात्र हैं। फिर नील देवी, नील देवी भारतेंदु का गीत रूपक है। नील देवी क्या है, इनके दो गीत रूपक थे, नील देवी और सती प्रताप। तो नील देवी इनका क्या है, गीत रूपक है। और इसमें भारतेंदु ने पागल की भूमिका निभाई थी। किसकी, पागल की भूमिका निभाई थी। इसके बाद अंधेर नगरी, अंधेर नगरी देखिए रंगमंच की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और जो है कि इसकी रचना भारतेंदु जी ने एक रात में की थी, अंधेर नगरी की। इसकी रचना भारतेंदु जी ने एक रात में ही कर दी थी। जिस तरह केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी, उसी तरह जो है कि अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने एक रात में की थी। यह नाटक आज भी क्या है, प्रासंगिक है। यह नाटक अंधेर नगरी जो है कि आज भी क्या है, प्रासंगिक है। और यह क्या है, प्रहसन है। देखिए ये जरूर याद करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं कहीं जरूर पूछा जा रहा है। अंधेर नगरी क्या है, इनका प्रहसन है, यह आज भी प्रासंगिक है। फिर इसके बाद सती प्रताप, इसके बाद क्या है, सती प्रताप। यह इनका क्या है, गीत रूपक है। देखिए यह इनका अंतिम जो है कि नाटक माना जाता है। और यह अपूर्ण है, यह भी क्या है, अपूर्ण है। पूछा जा सकता है किसने पूर्ण किया, इनके फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास जी, उन्होंने इसे क्या किया था, पूर्ण किया था सती प्रताप को। सत्यवान और सावित्री की इसमें क्या है, राजा सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा को लेकर इस नाटक की रचना हुई है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, बहुत ही चर्चित नाटक है। और यह नाटक रोमियो जूलियट के ढंग पे लिखा गया है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का यह प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। यह नाटक रोमियो जूलियट के ढंग पे लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नाटक है जो रोमियो जूलियट के आधार पर लिखा गया है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी। और यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। देखिए दुखांत और सुखांत, क्योंकि किसी भी कथा का समापन जब होता है तो उसका अंत सुखांत होता है। लेकिन निवास दास जी
यह नाटक में एक नया काम करते हैं और इस नाटक को अंततः दुखांत, उसका अंत भी दुख में ही कर देते हैं। और यह जो है कि यह नया काम किए थे ललन श्रीनिवास दास, और इसी जगह से हिंदी में दुखांतक नाटकों का क्या हुआ, प्रवर्तन माना जाता है। तो आप जानते रहिए कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक राधे प्रेम मोहिनी और रोमियो जूलियट के ढंग पे लिखा गया है। ये डेट इसका जानते रहिए, हो सकता है कि क्रम लगाने में आ सकता है, चर्चित नाटक है। इसके बाद संयोगिता स्वयंवर, यह भी इन्हीं का है, लाला श्रीनिवास दास का बहुत चर्चित जो एक नाटक है। और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो इसमें प्रेम प्रसंग, प्रणय इत्यादि दिखाया गया है। और इसे जो है कि ये संयोगिता, आप इस बार प्रवक्ता का पेपर दिए होंगे, वहाँ पूछा गया था संयोगिता का संबंध किस रचना से, तो पृथ्वीराज रासो से, क्योंकि जो है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रणय प्रेम दिखाया गया है और वही इसमें संयोगिता के स्वयंवर को बस दिखाया गया है। इसी नाटक से सच्ची समालोचना होती है, नाटकों का मूल्यांकन किया जाता है और सर्वप्रथम यह काम बालकृष्ण भट्ट जी करते हैं हिंदी प्रदीप में। इसके बाद प्रेमघन जी आनंद कादम्बनी में जो है कि संयोगिता स्वयंवर का क्या करते हैं, सच्ची समालोचना करते हैं। इसके बाद आपके इसी भारतेंदु युग के ही राधाचरण गोस्वामी हैं, अमर सिंह राठौर लिखे हैं सती चंद्रावली। देखिए अभी आप आगे पढ़ के आए श्री चंद्रावली, किसका था, भारतेंदु जी का। यहाँ पे क्या है, सती चंद्रावली, ये भी राधाचरण गोस्वामी का। तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा कि श्री चंद्रावली सती चंद्रावली, श्री चंद्रावली भारतेंदु और सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी। सुदामा नाटक, इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दिखाया गया है राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा, और काफ़ी अच्छा नाटक है। बूढ़े मुँह मुहासे, बूढ़े मुँह मुहासे, इस नाटक में पर स्त्री गमन की कथा है और यह एक प्रहसन है। जानते रहिएगा यह क्या है, प्रहसन है। देखिए पूछा जा सकता है यह क्या है, प्रहसन है। फिर इसके बाद तन मन गोसाई जी को अर्पण, कहीं कहीं तन मन धन गोसाई जी को अर्पण मिलता है, यह भी क्या है, इनका प्रहसन है। इसके बाद एक नाटक इनका और मिलता है, भंग तरंग। भंग तरंग किसका मिलता है, राधाचरण गोस्वामी का भंग तरंग, ये भी इनका क्या है, प्रहसन है। तो आप ध्यान से देखिए, जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ वहाँ आप अच्छे से आप किसी भी बुक और किसी भी नोट्स का सहारा ले सकते हैं और उन बिंदुओं पे आप अच्छे से पढ़ते जाइए, देखिए कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इसके बाद आप जयशंकर प्रसाद, आपको पढ़ना क्या है, जयशंकर प्रसाद पे जाना है। और जैसे सज्जन है 1910 में, तो आप तो उनके सभी नाटकों को जानेंगे, उनका क्रम जानेंगे। जैसे कामना उनका है, अनौपदेशिक नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ है, जो है कि उसमें जो है जन्मेजय अपने जो परीक्षित है अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों के विध्वंस के लिए आज्ञा करवाता है। तो आप उनके जो सभी नाटक हैं, कल्याणी परिणय है, करुणालय है जयशंकर प्रसाद का, वो सब तो आप पढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, यहाँ से जरूर पात्र पूछे जाते हैं। आपने तो जो आप पेपर विगत वर्षों के पेपर है वहाँ पे देखिए, हमेशा कोई न कोई पात्र यहाँ से आता और इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। जैसे स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, बहुत ही चर्चित पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। जो है कि 1928, इनका डेट भी जानते रहिए, 1928 में लिखा गया था स्कंदगुप्त, 1928 में। 5 अंकों का नाटक है, अंक भी जानते रहिए। अभी अंक तो कम पूछा जा रहा है लेकिन पूछ सकता है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया, 5 अंकों का यह नाटक है। और रामचंद्र शुक्ल जी स्कंदगुप्त को ही प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं। तो आप जानते रहिए कि शुक्ल जी किसे सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं, तो स्कंदगुप्त को। इसके बाद यह कब लिखा गया, 1928 में लिखा गया। इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। और जैसे इनका गीत है, गीत तो बहुत हैं इनके, आप जो चर्चित गीत है मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। जैसे अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह एक हुआ। फिर इसके बाद जो है कि आप यहाँ पे आ जाइए चंद्रगुप्त पे, ये और इनके पात्र बहुत जरूरी है।
देखिए स्कंदगुप्त है, कुमार गुप्त है, ये सब चर्चित पात्र हैं। प्रपंच बुद्धि है, देवसेना है जो ठेठ छायावादी पात्र रहती है, भट्टार्क है, अनंत देवी है, पर्णदत्त है, अभी इधर आया था, अभी पूछा गया नेट में। देवसेना ठेठ छायावादी पात्र थी, विजया है, देवकी है, सब चर्चित पात्र हैं। तो आप इनके पात्रों को जरूर जानते रहिए। जैसे उधर आपने भारतेंदु के नाटकों की विशेषता जानी, कौन प्रसन्न कौन क्या है, तो यहाँ पे आप पात्र जानते रहिए, जरूर पूछे जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया, 4 अंकों का नाटक है। चंद्रगुप्त कितने? 4, चंद्र 4, चंद्रगुप्त 4 अंक, स्कंदगुप्त 5 अंक और ध्रुव स्वामी 3 अंक। 33 में लिखा गया, जान जाइए कि 3 अंक, 1933 3 अंक, चंद्रगुप्त 4 और स्कंदगुप्त 5 अंक। इस तरह आप जान जाइए। तो चंद्रगुप्त भी इन्हीं का नाटक है, 1931 में लिखा गया था। यह कल्याणी परिणय जो इनका नाटक लिखा गया था प्रसाद जी का, उसी का ये क्या है, परिवर्धित रूप है। देखिए क्लास जो है कि थोड़ा सा बहुत हम 60 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब लाइव हम जिस दिन क्लास लेंगे तो सभी नाटकों पे, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतेंदु जी से होते हुए सभी लेखकों की चर्चा की जाएगी। लेकिन मात्र 15 दिन पेपर था, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर कुछ ऐसा करिए कि जिससे कुछ अच्छा हो जाए। तो आप जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट किया हूँ उस पर ही बस काम करिएगा, क्योंकि समय नहीं है आप पढ़ने के लिए, अब कहाँ कितना पढ़ेंगे। तो आप क्या करिएगा, सभी पात्रों पे अच्छे से जान जाइए। और जो चर्चित कथन है इनके, जैसे चंद्रगुप्त का बहुत कथन है, जैसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त जी से। देखिए जैसे अरुण या मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया का कथन है चंद्रगुप्त से, अरुण या मधुमय देश हमारा, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है, ज्वालामुखी है। इसी चंद्रगुप्त से लिया गया है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, अरुण या मधुमय देश हमारा। फिर इसके बाद महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिपी में रहता है, यह भी जो है कि चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, यह भी चर्चित है। फिर इसके बाद यो 2 बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है, ये भी किससे है, चंद्रगुप्त से। देखिए आपको कथन वथन अगर पढ़ना हो तो इस समय मार्केट में डॉक्टर विवेक शंकर की एक बुक आई है, नेट के लिए बहुत ही अच्छी है। आप चर्चित कथन जिस भी नाटक के चाहेंगे आपको मिल जाएंगे। नहीं तो ऐसे तो जल्दी याद नहीं होगा। आपको अच्छा यही पड़ेगा कि आप धीरे धीरे एक एक नाटक करके पढ़ जाइए। फिर इसके बाद ध्रुव स्वामी। देखिए हिंदी में समस्यात्मक नाटकों का प्रवर्तन किससे माना जाता है, इसी से, समस्यात्मक नाटकों का। देखिए आपका एक क्लास नहीं है, बस ये मैं जो एक गाइड कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है। समस्यात्मक नाटकों का प्रवर्तन किससे है, ध्रुव स्वामी से, जो है कि इससे माना जाता है, ध्रुव स्वामी से। इसके बाद 1933 में यह लिखा गया था, इसका क्रम भी लगाने के लिए आ सकता है। 1933 में लिखा गया था, 3 अंक हैं, चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त हैं, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी कोमा, सभी पात्र पूछे गए। ये भी पूछी गई है, मंदाकिनी कोमा भी कहीं कहीं पूछी गई है, और नेट में तो मिलान में आ जाता है, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ध्रुव स्वामी। और समस्यात्मक नाटकों का प्रवर्तन जो है कि किससे माना गया, ध्रुव स्वामी। इसके भी कुछ चर्चित कथन है, हम अभी चर्चा कर दे रहे हैं, आप सुन लीजिए और उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे जब वीरता भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती चलती है, ये देखिए प्रवक्ता में पूछा गया, और ये भी ध्रुव स्वामी से ही है। पुरुषों ने, एक अगला कथन है जो है कि ध्रुव स्वामी कहती है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चलेगा। और ध्रुव स्वामी का ही कथन है, स्वयं कहती हैं। अब बहुत ही चर्चित नाटक है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण भर का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था, यह भी ध्रुव स्वामी का ही कथन है, कहती है। और ये जान जाइए कि बहुत ही चर्चित नाटक है, यहाँ से कथन हमेशा इससे और इससे। तो अब तो नाटक पढ़ने का जो है कि टाइम नहीं है, आप क्या करिए कि बहुत सी मार्केट में बुक्स उपलब्ध हैं, जैसे मैं आपके गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, वहाँ भी बहुत कथन है, और बहुत सी बुक्स हैं उसमें जहाँ जहाँ कथन है बस आप झटके देख जाइए। तो आपके प्रश्न क्या होंगे
कि कहीं न कहीं सही होने के चांस है, और पात्र तो जरूर याद कर जाइएगा। इसके बाद आपका आता है अंधा युग। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, 5 अंकों का है। देखिए इनसे हमेशा प्रश्न ही बनते हैं अंधा युग से। 1955 की आकृति, 5 अंक है। यह क्या है? गीत नाट्य धर्मवीर भारती का। इसमें महाभारत के 18वें दिन की कथा है, और जब कौरव नगरी का धीरे धीरे नाश होता है और उसके बाद कृष्ण की मृत्यु तक की पूरी कथा इसमें अंधा युग में। और इसका प्रमुख पात्र अश्वत्थामा है, और यही नायक माना जाता है अश्वत्थामा। यहाँ से इनकी पंक्तियाँ खूब पूछी जाती हैं, जो है कि अंधा युग की। आप क्या करिएगा कि धीरे 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 इसमें जो है कि इनकी जो पंक्तियाँ हैं आप पढ़ जाइएगा अंधा युग से। आप बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे अगर पढ़ेंगे तो आप कंप्लीट करने जाएंगे, बल्कि जब पेपर लग जाएगा नज़दीक तो बल्कि एक दिन आप पढ़ जाइए। इसमें देखिए आप पात्र पूछे जाते हैं अश्वत्थामा, गांधारी, संजय, युसु, कुंती, उसके बाद धृतराष्ट्र। देखिए नायक कौन है? अश्वत्थामा। इसमें जो है कि मात्र एक स्त्री पात्र है, वही कौन है? गांधारी। पूछा जा सकता है कभी कि अंधा युग गीत नाट्य में कितने स्त्री पात्र हैं, तो मात्र एक स्त्री पात्र कौन है? वो अभी गांधारी है। इसमें देखिए पूछा जा सकता है कि अंधा युग गीत नाट्य में कौन कौन लोग थे जो जंगल में जल के मर गए। प्रश्न हो कुछ भी, वृद्धयाचक है इसमें पात्र, तो इसमें जो है कि जंगल में जलने से कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। मात्र एक स्त्री पात्र गांधारी है, संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। ऐसे करके आप जब बहुत नहीं 1 घंटे लगेगा मुश्किल से, आप पढ़ जाइए, तो क्या होगा कि आपको जो प्रश्न नए बनने वाले होंगे वो रुक जाएंगे। फिर इसके बाद अंकों का क्रम आया है कई बार। देखिए कौरव नगरी, पशु का उदय, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि किससे लिया गया है। कोई पंक्ति पूछी जाएगी किस अंक से लिया गया है, तो कौरव नगरी इसका प्रथम है। इसका क्रम भी पूछा गया है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य 3रा अंक है, गांधारी का साप है, फिर विजय एक क्रमिकात्मक हत्या है। इसका समापन किससे हुआ? प्रभु की मृत्यु, अर्थात कृष्ण। प्रभु कौन है? कृष्ण। कृष्ण जी की मृत्यु, प्रभु की मृत्यु, कृष्ण जी की मृत्यु के बाद इसका क्या कर दिया गया है? समापन कर दिया गया है। तो आप क्रम भी याद रखिएगा कि कौरव नगरी है, फिर पशु का उदय है, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, गांधारी का साप है, विजय क्रमिक आत्महत्या है, फिर उसके बाद समापन किससे हुआ है? प्रभु की मृत्यु से। और प्रभु कौन है? कृष्ण जी है। फिर इसके बाद कोणार्क। देखिए जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क 1951 में लिखा गया। जगदीश चंद्र माथुर। इसमें कोई नारी पात्र नहीं। इसमें गरीब विश्व जो है एक शिल्पी रहता है, और इसका शोषण दिखाया गया है महामंत्री चालुक्य के द्वारा। और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा का, वहाँ से इसकी कथा ली गई है। और विशु अपना अंततः आते आते खुद अपने जो शिल्पी बनाया रहता है उसे खुद नष्ट कर देता है। महामंत्री चालुक्य और विशु की इसमें संघर्ष गाथा है। और पूछा जा सकता है कि जो है कि इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो विशु। जगदीश चंद्र माथुर जो है कि ये इसके रचयिता है कोणार्क नाटक का, बहुत चर्चित है। इसके बाद इनका दूसरा नाटक है पहला राजा, जगदीश चंद्र माथुर का ही पहला राजा। इसके पात्र आप देखेंगे खूब पूछे जाते हैं। 1969 में लिखा गया था। और ये उर्वी कभी पूछ ली जाती है, तो कभी शुक्राचार्य जी पूछ लिए जाते हैं, कभी पृथ्वी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि उर्वी किसकी पात्र है? पहला राजा की। और पृथ्वी किसके हैं? पहला राजा के। और यह देखिए पृथ्वी की जो समस्या है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी समस्या है। और जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखकर इस नाटक की रचना की गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। देखिए अब इसके बाद आप मोहन राकेश के यहाँ जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। यह देखिए कालिदास जी के काल्पनिक जीवन वृत्त को आधार बना के लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा नाटक है।
3 अंकों का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। किसके ऊपर लिखा गया है? कालिदास। कालिदास जी के जीवन को आधार बना के लिखा गया है, काल्पनिक जीवन पे लिखा गया है आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही चर्चित नाटक है इनका, मोहन राकेश का। इनके पात्र बार बार पूछे जाते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक से। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन से बार बार पूछे जाते हैं। समय निकाल के आप इसको भी, इस टाइम तो अब नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन पात्र वगैरह तो जान जाएंगे। कभी पूछ लिया जाएगा कि जो है कि कालिदास कहाँ के, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास कहाँ के शासक नियुक्त हुए थे? तो जम्मू कश्मीर के। और किस नाम से नियुक्त हुए थे? तो मातृगुप्त के नाम से कालिदास जी जम्मू कश्मीर के राजा नियुक्त किए जाते हैं आषाढ़ का एक दिन में। इसकी प्रमुख नायिका जो है मल्लिका। इसकी प्रमुख नायिका कौन है? मल्लिका है। उसकी माता अंबिका रहती है। तो कालिदास, अंबिका, मल्लिका सब पात्र हैं। कालिदास है, अंबिका है, मल्लिका है, विलोम है, मातुल, दंतुल, रंगड़ी, संगड़ी सब बहुत पात्र हैं। अन्य पात्र में, मुख्य पात्र में कालिदास है, विलोम है, मल्लिका, अंबिका, ये सब प्रमुख पात्र हैं। कालिदास के काल्पनिक वृत्त को लेकर लिखा गया है। जम्मू कश्मीर के ये शासक नियुक्त किए जाते हैं और किस नाम से? मातृगुप्त के नाम से शासन वहाँ का देखते हैं, तो पूछा जा सकता है। फिर इसके प्रियंगु मंजरी इसकी पात्रा है, पूछा गया है। प्रियंगु मंजरी चर्चित है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रियंगु मंजरी इसी की पात्रा है, बहुत चर्चित है। इसके बाद इन्हीं का है लहरों के राजहंस। ये भी 3 अंकों का ही नाटक है लहरों के राजहंस। यह अश्वघोष के सौंदर्यानंद के आधार पर लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र नंद हैं और सुंदरी है। लहरों के राजहंस 3 अंक है, अश्वघोष के सौंदर्यानंद के आधार पर लिखा गया है। इसमें नंद है और सुंदरी है। फिर इसके बाद आधे अधूरे, बहुत ही चर्चित नाटक है मोहन राकेश का। यहाँ से भी कथन बनते हैं। आप देखेंगे विगत वर्षों के पेपर तो कहीं न कहीं आपको प्रश्न मिलेंगे। आधे अधूरे 1969, इसका देखिए डेट भी पूछा गया है टीजीटी पीटी जैसे परीक्षाओं में 1969 में। और वो भी अदर स्टेट कलकत्ता के प्रवक्ता में पूछा गया था कि आधे अधूरे का डेट क्या है, 1969। और नेट में तो कई बार मिलान में आया होगा। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था। इस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। मध्यवर्गीय जीवन को इसमें क्या किया गया? रूपायित किया गया है और बहुत ही चर्चित है। इसके पात्र बार बार पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख पात्रों में महेंद्रनाथ सावित्री हैं, अशोक हैं, जुनेजा हैं, सिंघानिया हैं, बहुत पात्र हैं इसके। तो आप इनके भी पात्र जानते रहिए। फिर इसके बाद हानूस किसका है? भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी, हानूस भीष्म साहनी का नाटक है। और देखिए भीष्म साहनी जी का क्रम पूछा जाता है। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर सब इनके क्रम है। बार बार पूछा जाता है इनका क्रम। तो हानूस जो है भीष्म साहनी का बहुत ही चर्चित नाटक है। चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पे आधारित है। इसमें जो इसके पात्र हैं पादरी, एमिल, जैकब, कात्या, पात्या सब इसके प्रमुख पात्र हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 17 वर्षों एक ताला मिस्त्री रहता है इस कथा में। और ताला मिस्त्री 17 वर्षों तक मेहनत करते हुए एक घड़ी बनाता है, मीनार घड़ी। और वहाँ का शासक कहता है कि जब वह मीनार घड़ी बना देता है तो उसके बाद वहाँ का शासक उस मिस्त्री को अपने हिसाब से दंड देता है कि फिर वह दोबारा घड़ी कोई न बना पाए, ये कहीं घड़ी रह जाए। तो यही 17 वर्षों की मेहनत के द्वारा, ताला मिस्त्री के मेहनत के द्वारा 17 वर्षों की मेहनत में उन्होंने क्या बनाया था? मीनार घड़ी। मीनार घड़ी पूछा जा सकता है कि किस नाटक में जो है कि एक ताला मिस्त्री के मीनार घड़ी बनाने का उल्लेख किया गया है? तो हानूस में। ये बार बार पूछा जाता है। चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पे आधारित नाटक कौन है? हानूस है। इसके पात्र जो है कि पादरी लिख दे रहे हैं आप, और देख सकते हैं पादरी है, एमिल है, जैकब है, कात्या है, पान्या है, सब मतलब मुख्य पात्र में यही सब है। फिर इसके बाद डॉक्टर
विष्णु प्रभाकर की रचना है, ये भी चर्चित नाटक है। इसमें प्रमुख पात्र डॉक्टर अनिला है और सतीश चंद्र शर्मा है, ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद जो है कि डॉक्टर अनिला के मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद और डॉक्टर के कर्तव्यों का जो है कि उसमें दिखाया गया है, और डॉक्टर अनिला के आंतरिक द्वंद्व को इसमें दिखाया गया है। इसके बाद सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। देखिए ये तो शीलवती तो कई बार पूछी गई, और काक भी पूछे गए हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है और बहुत ही चर्चित नाटक है। द्रौपदी, सेतुबंध, सब इनके नाटक हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, लेकिन मुख्य नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, यही पात्र पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। समय नहीं रहेगा विस्तृत पढ़ने का, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। शीलवती किसका है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। वो काक है, प्रतोष है, प्रतोष पात्र है, पूछा जा सकता है। ये भी पूछ लिए गए, ये भी पूछ लिए गए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए इस बार। किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा। फिर इसके बाद रक्षाबंधन। देखिए प्रेमचंद युग के नाटककार हैं। अभी मैं तो यहाँ सबको एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास नहीं है, लाइव क्लास जब हम लेंगे तो क्रम वाइज और अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बस हाईलाइट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है। तो रक्षाबंधन है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी इसे हरिकृष्ण प्रेमी जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ये गांधीवादी नाटककार थे, हरिकृष्ण प्रेमी जी। हिंदू मुस्लिम एकता को रक्षाबंधन में इन्होंने दिखाया है। रानी कर्णवती के द्वारा हिमाऊ को राखी भिजवाना और बहादुर शाह गुजरात का शासक रहता है, उससे अपनी रक्षा करवाना, सब इसमें उल्लेख किया गया है। और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया है हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा। अब एक चीज़ और देखिए, ये तो नाटक पे मुख्य मैंने नाटकों पे चर्चा की, और कहाँ से कैसे आपको 10 से 15 दिन में कवर करना है। आप प्रमुख पात्रों को आप चर्चा में और मैंने कर दिया है, और इस पर आप क्या करिएगा कि अच्छे से सब याद कर जाइएगा। इसके बाद फिर मैं एक दिन क्या करूँगा, क्रम कहाँ से प्रश्न बनते हैं, विद्वानों का क्रम, उनके ग्रंथों का क्रम, जो चर्चित भारतीय युग के लेखकों का क्रम, आदिकाल में चर्चित रचनाओं का क्रम, आदिकाल के लेखकों का क्रम, इस तरह करके पूरे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद का क्रम। फिर इसके बाद एक वीडियो क्रम का होगा 15 या 20 मिनट की। फिर इसके बाद एक कहानी, प्रमुख कहानियाँ जहाँ से मतलब पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया हल्कू किसका पात्र है, जबरा किसका पात्र है, मतलब प्रेमचंद की कहानियों के पात्र, घिसू, माधव, बुधिया, सभी कहीं न कहीं एक पात्र पूछे जाते हैं। और इसके बाद एक क्रम, एक आपको बनाएंगे हम उपन्यास पे, कि किस उपन्यास से ज़्यादातर पात्र पूछे जाते हैं और कौन कौन विभाजन पे है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। क्योंकि अब 2 दिन बाद एक वीडियो हम डालेंगे इसके बाद क्रम की या उपन्यास की, जो बन जाएगी अच्छे से। और उसके बाद जो है हम जिस पे काम कर ले जाएं, उपन्यास पे काम कर ले जाएंगे तो उपन्यास की बना देंगे, या क्रम पे काम कर देंगे तो क्रम पे बना देंगे। ये देखना है कि क्या चीज़ कहाँ से आ सकती है, बस यही आपको देखना है। तो आप जो है कि जितना बताया गया उनको, उनके नाटकों को अच्छे से पढ़ जाइए और उनके पात्रों को अच्छे से पढ़ जाइए, तो कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 दिन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कुछ न कुछ अच्छा कर जाएंगे। जो है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से कुछ न कुछ अच्छा करेंगे और कुछ हमारे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद।